नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके। आप भी सीधे तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपने सवालों के साथ। जी हां, आप टोल फ्री नंबर के जरिए या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल यहां पर भेज सकते हैं और अपने जो विशेषज्ञ मेहमान हैं उनसे जानकारी ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें आज हम किन विषयों पर इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा मोटे अनाज की खेती और इसके साथ ही बात होगी प्राकृतिक खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर डायल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर्स 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के क्रम में टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान लिखना न भूलें। और हमारे सवालों के जवाब के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर आर.एस. बाना, आप वरिष्ठ वैज्ञानिक है, शस्य विज्ञान संभाग, IRI पूसा, नई दिल्ली में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर रंजन कुमार सिंह, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, कृषि विज्ञान केंद्र नवादा, बिहार से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए हेलो किसान कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के समय के लिए मोटे अनाज की खेती। चूंकि आप जानते ही होंगे कि इस साल हम अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मना रहे हैं। पोषक अनाज जिसे मोटा अनाज भी कहते हैं, कदन्न भी कहते हैं, या फिर अब श्री अन्न का भी इसे दर्जा मिला है। साथ ही मिलेट्स के नाम से भी ये मशहूर है। तो इनका क्या महत्व है और इनके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं, आइए सबसे पहले जानते हैं। डॉक्टर बाना बताएं। जी, जो मोटे अनाज वाली फसलें हैं, मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो इस वर्ष ये पूरी दुनिया में छाई हुई है। अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेके भारत के कोने कोने तक इन पे चर्चा हो रही है। बिल्कुल। और इसका कारण है कि इनका पोषण में महत्व, जो हम पहले पुराने जमाने में खाते आए हैं, हष्ट पुष्ट लोग हुआ करते थे, ऐसा कहा जाता है। परंतु धीरे धीरे हम जो कालांतर से हमारा जो ये पोषण थी, मोटे अनाज वाली फसलें थी, उनको हम छोड़ते गए। पर देखा जाए तो जो चावल है और गेहूं है उसके तुलना में इसमें फाइबर ज्यादा होता है। कई सारे रोग होते हैं जैसे कि मधुमेह है, गठिया है या रक्तअल्पता है। तो इन सभी समस्याओं का जो समाधान है वो मोटे अनाज वाली फसलों में है, क्योंकि इनमें आयरन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जस्ते की मात्रा ज्यादा होती है, फाइबर ज्यादा होता है, प्रोटीन की मात्रा भी तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। तो इस प्रकार से इन पोषण और कैल्शियम, आयरन और जो फास्फोरस है, ये काफी अधिक मात्रा में पाया जाने से इनको पोषक फसलें या श्री अन्न का जो भी दर्जा मिला है, या कद्दन फसलें बोलते हैं। इसमें ज्वार, बाजरा और मोटे अनाज की वृद्ध तौर पे बात करें तो मक्का की भी बात कर लेते हैं। अन्यथा जो रागी है, श्री अन्नों में बात करें तो रागी एक प्रमुख तीसरी फसल है। और इसके अलावा कुछ छोटी फसलें भी है जिनके बहुत कम क्षेत्र है, कम प्रसिद्ध है, परंतु उनका महत्व काफी बड़ा है, जिनको माइनर मिलेट्स बोलते हैं, जैसे कोदो है, सांवा है, कुटकी है, चेना है। तो ये जो फसलें हैं, ये इनका पोषण में महत्व है, न केवल मानव पोषण में बल्कि ये पशुओं के पोषण में भी इनका उतना ही महत्व है। और जो जलवायु परिवर्तन का जो समय आ रहा है, तो इनमें जलवायु के प्रति रोधक क्षमता, लड़ने की क्षमता, जलवायु समुत्थान से फसलें इनको हम बोल सकते हैं कि जो निरंतर तापमान में परिवर्तन हो रहे हैं, वर्षा का जो एक पैटर्न है वो बदल रहा है, तो उसमें ऐसी फसलें भविष्य की फसलें मैं इनको कहना चाहूंगा। बिल्कुल। तो बहुत ही अहमियत है फिर इन फसलों की, चाहे मानव या पशु स्वास्थ्य के लिए कहें या फिर पर्यावरण की दृष्टि से कहें। और जाहिर तौर पर इन दिनों चूंकि मांग बहुत अच्छी निकल रही है, तो किसान अगर इसकी व्यावसायिक खेती से जुड़ते हैं तो उनके लिए आर्थिक मुनाफा भी इससे जुड़ा हुआ है। इसके बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर।
मोटे अनाजों में बाजरा, ज्वार, रागी, कागनी, कोदो, कुटकी, चीना, सावा, ब्राउन टॉप, टेफ मिलेट और फोनियो मिलेट आते हैं। बता दें कि इस साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। इतना ही नहीं, लोगों के खान पान की आदतों में आए बदलाव और स्वास्थ्य के कारणों से मोटे अनाजों से बनाए जा रहे खाद्य उत्पादों की मांग काफी बढ़ रही है। ऐसे में मोटे अनाजों की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है। मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को धान के मुकाबले पानी की कम जरूरत पड़ती है और यूरिया व दूसरे रसायनों की जरूरत नहीं पड़ती। मोटे अनाज उपजाने के लिए ना तो ज्यादा पानी की जरूरत होती है और ना ही सर्दी और गर्मी की। इसलिए मोटे अनाज की खेती टिकाऊ खेती के लिए उपयुक्त है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मोटे अनाज की खेती की जाती है। इसके अलावा ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी मोटे अनाज उगाए जाते हैं। सरकार भी किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसानों को बाजरे की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ज्वार, बाजरा और रागी के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की घोषणा की गई थी। जी हाँ, तो मोटे अनाज की खेती पर ये विशेष रिपोर्ट आपने देखी। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और प्राकृतिक खेती के बारे में जानते हैं। तो डॉक्टर रंजन, जैसा कि हम मोटे अनाज के बारे में भी कह रहे थे कि पर्यावरण की दृष्टि से ये खेती बहुत ही अनुकूल है और जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, खेती को उसके अनुकूल ढालना अब समय की मांग हो चला है। ऐसे में रसायन युक्त खेती जो है उसे छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाने पर भी बल दिया जा रहा है। इसकी क्या वजह है? प्राकृतिक खेती के बारे में हमें बताएं। मैम, जैसा कि आपने देखा होगा, हरित क्रांति के बाद जो 60 के दशक में हरित क्रांति हुई थी, इस हरित क्रांति के बाद रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का इतना ज़्यादा उपयोग हुआ कि हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती गई। कीड़ों में ये इतनी इम्यून सिस्टम डेवलप हो गए कि उस पर किसी दवा का असर नहीं होने लगा। इसके दुष्प्रभाव मनुष्य के ऊपर दिखने लगे। जैसा कि आपने देखा होगा, कैंसर स्पेशल ट्रेन भी चलने लगी आजकल दुष्प्रभाव को देखते हुए। बिल्कुल। तो इसको देखते हुए सरकार ने देखा, या हम लोगों ने, सभी वैज्ञानिकों ने देखा कि क्यों ना हम लोग पूर्वज की जो खेती होती, जो प्राकृतिक रूप से खेती होती थी, उसकी ओर चला जाए। जैसे हम लोग देखते हैं कि जंगलों में हम लोग कोई भी रासायनिक खाद या दवा का उपयोग नहीं करते, फिर भी वहाँ सारे फलों का अच्छा उत्पादन या वृद्धि विकास हो रहा है। उसी कंसेप्ट को लेकर के प्राकृतिक खेती को हम लोग बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पर्यावरण में जो उपस्थित हमारे संसाधन है, जो हमारे देसी संसाधन है, उसका उपयोग करके जब हम खेती करते हैं तो इसको प्राकृतिक खेती के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। और इसकी क्या विधि है? प्राकृतिक खेती के दौरान किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे आज के इस कार्यक्रम में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। प्राकृतिक खेती को कुदरती खेती भी कहते हैं, जो देसी गाय पर आधारित एक कृषि पद्धति है। इसमें आप देसी गाय से 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। देसी गाय के गोबर में 16 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और ये सभी तत्व पौधों की बढ़वार के लिए जरूरी माने जाते हैं। इसलिए देसी गाय को प्राकृतिक खेती का मूल आधार माना गया है। प्राकृतिक खेती के कई फायदे हैं। प्राकृतिक खेती में किसान को नकद पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस खेती के लिए जिन उत्पादों की जरूरत होती है वे सभी घर पर तैयार किए जाते हैं। उन सभी में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं, यानी ये सभी उत्पाद कीटों व रोगों को रोकने के साथ साथ फसल की बढ़वार में पोषण प्रदान करते हैं। हालांकि बहुत से लोग जैविक खेती को प्राकृतिक खेती मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जैविक खेती करने पर शुरुआत में पैदावार कम होती है। इस कमी को दूर करने के लिए वैज्ञानिक रासायनिक और जैविक दोनों विधियों को मिलाकर खेती करने की सलाह देते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती पूरी तरह से कुदरती संसाधनों पर आधारित है। इसमें न रासायनिक खाद की जरूरत है, न कीटनाशकों की। प्राकृतिक खेती को सरकार भी खूब प्रोत्साहित कर रही है।
जी हाँ, तो प्राकृतिक खेती पर ये थी खास रिपोर्ट। और डॉक्टर रंजन, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कई बार लोगों के बीच ये भ्रांति होती है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को लेकर के, क्योंकि ये दोनों ही रसायन मुक्त खेती कहलाती है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है ये आपसे जानना चाहेंगे। सवाल पूछा मैडम आपने। देखिए, जैविक खेती में क्या होता है, जो प्रकृति में हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, केचुआ खाद बनाते हैं, गोबर की खाद का इस्तेमाल करके हम खेती करते हैं। जी, तो इसमें क्या होता है कि पौधे के जो तत्व की जितनी जरूरत होती है उसको पूर्ति करने के लिए जितने हम गोबर खाद या केचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं वो उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है। और प्राकृतिक खेती में हम एक गाय से जो गौमूत्र या गोबर प्राप्त होता है उससे 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। और 30 एकड़ की खेती करने के लिए हम लोग को जैविक खेती में कम से कम 300 गुना ज्यादा हमको पोषक गोबर की खाद या केचुआ खाद देने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो इसको देखते हुए जो प्रकृति में हमारे पास उपलब्ध संसाधन है जैसे गौमूत्र, गोबर, उसका इस्तेमाल करके हम लोग खेती करेंगे। इसकी मूल अवधारणा जो है प्राकृतिक खेती में मिट्टी की ताकत को बढ़ाना, और जैविक खेती में हम ऊपर से पोषक तत्व दे करके पौधे के वृद्धि विकास करते हैं। ये दोनों में मुख्य अंतर है। तो प्राकृतिक खेती में मेनली मुख्यतः क्या है कि जीवाणुओं की संख्या मिट्टी में इतनी बढ़ा देते हैं, जो पोषक तत्व हमारे मिट्टी में उपलब्ध हैं ये मिट्टी पौधे के उपयोग लायक हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, प्रकृति का वातावरण बहुत अच्छा तैयार हो जाता है और उसमें हमारे जीवाणु, विषाणु जितने भी होते हैं जो फायदेमंद होते हैं, या वैसे फायदेमंद कीड़े मकोड़ों का भी विकास होता है जो पौधे के वृद्धि विकास में मदद करते हैं। और केचुआ की संख्या भी बढ़ जाती है जिससे हमारे मिट्टी की में वायु का संचार अच्छा होता है और उत्पादन बढ़ जाता है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर रंजन, और भी विस्तार से इस विषय पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल पहले ले लेते हैं। महबूब जी इस वक्त हमारे साथ उदयपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। महबूब जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मैडम, कोदो की खेती के मामले जी किसकी खेती के बारे में जानना चाहते हैं? कोदो की खेती किस प्रकार की खेती? आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है महबूब जी, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। कोदो की खेती के कोदो की खेती के बारे में जान जी जी आइए जानते हैं। ठीक है डॉक्टर बाना बताएं। जी चूंकि राजस्थान से बोल रहे हैं तो राजस्थान में वैसे तो राजस्थान की कोई मिलेट की बात करें तो सबसे प्रमुख बाजरे की खेती है, पर चूंकि ये कोदो की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कोदो की खेती के लिए अभी सही समय है इसकी बुआई करने का। खरीफ के मौसम में ही बुआई करते हैं और इसका आप किसी सरकारी संस्थान से जैसे कि ICAR का विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है वहाँ से आप इसका बीज ले सकते हैं और 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लेकर कतारों में बुआई करें। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर इसकी रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रख के और इसको सही तरीके से पोषक तत्व प्रबंधन करें, जिसमें यदि मिट्टी की जांच करा रखी है तो ठीक है, अन्यथा यदि नहीं भी करा रखी है तो करा लें। और आवश्यकता अनुसार पोषक तत्व जिसमें 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस और उतनी ही मात्रा में पोटास दें। यदि आप प्राकृतिक तरीके से या जैविक तरीके से करना चाहते हैं तो जैविक तरीके से उसमें 10 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से यदि पोषक तत्व प्रबंधन करते हैं तो आप सफलतापूर्वक जो मिलेट है उसकी आप खेती कर सकते हैं। और यदि आप बाजरे के बारे में जानना चाहते हैं तो लगभग सभी क्रियाएं मिलती जुलती ही है, बस बीज दर की जो है बाजरे की वो 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और जो बीज है वो राजस्थान में किसी भी आप जो कृषि विश्वविद्यालय है आपका उदयपुर का या जोबनेर का या जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर या जो राज्य बीज निगम है वहाँ पर बाजरे की जो हाइब्रिड्स है या कंपोजिट्स है उनका बीज उपलब्ध है। बिल्कुल, तो महबूब जी विस्तार से जाना आपने कोदो की खेती के बारे में, लेकिन जैसे कि डॉक्टर बाना की सलाह है कि राजस्थान के लिए बाजरे की खेती सबसे उपयुक्त होगी, तो इसके बारे में आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से भी वैज्ञानिकों से संपर्क कर सकते हैं। उचित सलाह से आप इसकी खेती को अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार मैम, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरे 2 सवाल है और दोनों विषय पर ही है। जी पहला सवाल ये था कि बाजरे को अभी हमने बोया है और चारे के रूप में ले रहे हैं, क्या उसे हम फसल के रूप में भी ले सकते हैं और आगे चलकर कटाई ना करें? दूसरा सवाल ये था कि उड़द बोया है हमने और उसमें प्राकृतिक रूप से ही बोया कि खाद वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया था रसायन, तो आगे चल के कीड़ानाशक और खरपतवार पे हम कैसे नियंत्रण करेंगे प्राकृतिक रूप से? थैंक यू। जी डॉक्टर बाना बताएं। जी विपिन जी, आपका जो पहला सवाल है जो बाजरे की फसल ली है आपने
तो बाजरे का वैसे तो अभी ये बुआई का सही समय चल रहा है, और हालांकि अब की बार बरसात शुरुआत में ही होने से काफ़ी बड़ी फसल हो गई है, और बाजरे में एज सच ऐसी कोई समस्याएं अभी आती नहीं है। बाजरे में जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया कि बीज दर 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर रखें, खाद और जो उर्वरक हैं वो 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन 3 भागों में विभाजित करके दें, और फास्फोरस और पोटास 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर बुआई से पूर्व ही दे दें। जहां तक खरपतवार प्रबंधन की बात है तो बुआई के कुछ दिन बाद और अंकुरण से पूर्व एट्राजिन नामक दवाई आप स्प्रे कर देते हैं तो जो खरपतवार हैं उनका प्रकोप भी नहीं होता। और दवाई तभी उपयोग करें जब आवश्यक हो, अन्यथा यदि हाथ से निराई गुड़ाई करते हैं तो वो अधिक लाभप्रद होती है। दूसरा आपका सवाल है कि जो जो उड़द की फसल लगा रखी है, विशेषकर बरसात के मौसम में जो उड़द की फसल है उसमें मोजेक रोग का प्रकोप हाँ अमूमन देखने में आता है। तो उसमें अभी जो एकदम से यदि आ चुका है तो प्राकृतिक रूप से जो डॉक्टर रंजन आपको जानकारी दे पाएंगे, परंतु यदि आप इसका रासायनिक नियंत्रण करना चाहते हैं या जो अन्य दर्शक हैं हमारे वो रासायनिक नियंत्रण करना चाह रहे हैं तो उनके लिए 2-3 चीजों का ध्यान देने के लिए मैं बताऊंगा। एक तो बार बार एक ही खेत में एक फसल नहीं लें, फसल चक्र अपनाएं, और अंतर फसलीकरण करके भी इन जो इस तरह के रोग होते हैं उनसे बचा जा सकता है। तीसरा ये जो मक्खी से फैलने वाला, सफेद मक्खी से फैलने वाला रोग है, तो मक्खी को भी यदि आपको इंसेक्टिसाइड है उसका छिड़काव करके और मक्खी को नियंत्रण कर लेते हैं तो इसका प्रकोप नहीं होता है। ठीक है, तो विपिन जी आपके सवालों के जवाब यहाँ पर मिल गए, लेकिन आप प्राकृतिक उपाय भी जानना चाहते हैं तो इसके बारे में आगे हम डॉक्टर रंजन से जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम मोटे अनाज की खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़ी हुई जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कृपया अपना नाम बताएं। जी मैं जिला नरसिंहपुर से राजेश नेमा बोल रहा हूँ। जी राजेश जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि कौन से मोटे अनाज में सर्वाधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं जी, और उनको किस लगाया जाए? ठीक है, आइए जानते हैं, डॉक्टर बाना बताएं। जो मोटे अनाज है, क्योंकि जो हमारा खान पान है उसका अगर हम देखा जाए मोटा मोटा तो दुनिया भर में 44% लोग जो ये लाइफस्टाइल बीमारियां हैं ना, जीवन पद्धति से संबंधित जो रोग हैं उनसे ग्रसित हैं, और उन सब समस्याओं की जड़ से खत्म करने का तरीका है कि हम अपने खान पान की और रहने की जो तरीके हैं उनमें बदलाव करें। तो ये जितनी भी जो मिलेट्स हैं उनमें यदि आप जो अन्य अनाज वाली जो हम पहले से खाते आए हैं उनकी तुलना में पोषक तत्व सभी अधिक होती है। वो आपको विस्तृत जानकारी भी हम देंगे, परंतु मोटा मोटा ये मैं बताऊं, जैसे कि बाजरा है उसमें प्रोटीन की मात्रा 11% से भी अधिक होती है, 11.2% से लेके 12% तक।
इसी तरह यदि कैल्शियम की बात करें तो वो रागी में सबसे अधिक होता है, वो 1000 ग्राम में 340 मिलीग्राम। तो हर कैल्शियम है वो रागी में अधिक होता है, आयरन है बाजरा में है, इसके अलावा जो फॉक्सटेल मिलेट है उसमें ज्यादा होता है। तो ये अलग अलग फसलों में अलग अलग पोषक तत्व अधिक होते हैं, परंतु यदि गेहूं या चावल से देखा जाए तुलनात्मक रूप से तो सभी जो ज्यादातर हमारी मिलेट्स हैं उनमें प्रोटीन अधिक होता है, फाइबर अधिक होता है, इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, यानी कि जो आपको जो मोटापा और मधुमेह जैसे रोग होते हैं बाकी की जो फसल जो अनाज खाने से, वो इनसे आप मोटापा कम करता है, मधुमेह रोग कम होता है। जिनमें कैल्शियम ज्यादा वाली वो जो मिलेट्स है तो आपकी जो हड्डियों के का खोखलापन, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, वो रोग है वो नहीं होता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के कह सकते हैं राजेश जी कि जो तमाम मोटे अनाज हैं उनकी अपनी अपनी खासियत है। ऐसे में खेती के लिए अगर आपको चुनाव करना है तो बेहतर है कि आप अपने क्षेत्र के अनुसार फसल का चुनाव करें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर रंजन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे एक दर्शक विपिन जी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बताया था कि वो उड़द की प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि पीला मोज़ाइक या खरपतवार की समस्या जो अक्सर आती है इन फसलों में, उसका क्या उपाय है? बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम। देखिए, किसी भी तरह के कीट मकोड़े हो या फंगस हो या आपके वायरस जनित बीमारी हो, सभी का इलाज थोड़ा अलग अलग है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आपने कहा कि वायरस जनित बीमारी का इलाज, इसके लिए क्या होता है, जो कीट हमको उसके कीड़े के पैर में चिपक के वायरस एक पौधे से दूसरे पौधे तक फैलता है, उसका नियंत्रण किया जाता है। तो इसके लिए जो जैविक कीटनाशक बनाई जाती है, उस कीटनाशक का नाम, एक कीटनाशक का नाम है नीमास्त्र। ऐसा नाम से ही विदित है, नीम युक्त दवा। इसमें 5 किलो नीम के पत्ते को 5 लीटर गौमूत्र में मिला करके और उसमें 1 किलो ताजा गोबर यानी 6 से 7 दिन का जो ताजा गोबर होता है उसको मिला करके 100 लीटर पानी में इसके घोल को मिलाते हैं। और घोल को मिलाने के बाद 3 से 4 दिन तक इसको डेली मिलाते हैं। मिलाने के बाद ये हमारा नीमास्त्र तैयार हो जाता है। अब इस नीमास्त्र का एक भाग और इसमें 5 भाग सादा पानी मिला करके हम पौधे पर छिड़काव करते हैं, तो कोई भी रस चूसा कीट हो या जो छोटे कीट होते हैं इसका नियंत्रण हो जाता है। लेकिन अगर ये कीड़े बड़े मात्रा में, बड़े साइज के कीड़े हों जिसके आकार थोड़ा बड़ा होता है, उसके लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल होता है। ब्रह्मास्त्र क्या होता है, इसका भी मैम गौमूत्र 5 लीटर गौमूत्र को मैं 5 किलो नीम का पत्ता और धतूरा और कुछ ऐसे पत्ते जिसको जानवर नहीं खाते हैं, जैसे करंज के पत्ते हो गए, सीताफल के पत्ते हो गए, पपीता के पत्ते हो गए, इनकी 2-2 किलो मात्रा को मिला करके इसको 100 लीटर के पानी में घोल में मिलाते हैं। घोल में मिलाने के बाद 3 से 4 दिनों तक इसको रखते हैं। एक विधि तो ये हो गई। दूसरी विधि होती है, अगर आपके पानी की मात्रा कम है, जैसे आप सूखा क्षेत्र में जहाँ पे पानी की मात्रा आपके पास कम है, कम वो पानी उपयोग कर सकते हैं, तो आप बिना पानी का इनके घोल को उबाल लीजिए और उबालने के बाद तो 2.5 से 3 लीटर प्रति 100 लीटर पानी में मिला करके 1 एकड़ में आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके जितने भी कीड़े वाले बीमारियां, कीड़े के द्वारा बीमारियां फैलती हैं, वो सबका नियंत्रण हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर रंजन, आपका दोबारा रुख करेंगे और विपिन जी, उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको लाभ होगा कि किस तरह से जो ये कीट बीमारियां होती है उनका आप प्राकृतिक उपाय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। राम कुमार जी दतिया मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राम कुमार जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। राम कुमार जी, कृपया नेटवर्क क्षेत्र में आकर बात करें, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पा रही है, और अगर टीवी की आवाज बंद नहीं की है तो कृपया कर दें। अपना सवाल दोहरा सकते हैं जी। जी ठीक है, आपकी भूमि जो है वो उपजाऊ नहीं है, बंजर हो रही है, तो प्राकृतिक खेती से क्या लाभ हो सकता है ये जानना चाहते हैं जी। डॉक्टर रंजन। हाँ मैडम, मैं बताना चाहूंगा कि प्राकृतिक खेती के मूलतः 4 स्तंभ है। किसान भाई कोई भी खेती अगर करते हैं उसपे 4 चीजों को उनको ध्यान रखना होगा जी। सबसे पहला बीज उपचार, ठीक है, बीजामृत, जीवामृत, वापसा और आच्छादन, इन 4 स्तंभ को लेकर के प्राकृतिक खेती की जाती है जी। इन 4 स्तंभ का कैसे इस्तेमाल होता है मैं संक्षिप्त में किसान भाई को मैं बताना चाहूंगा जी। कोई भी बीज किसान भाई लगाएं, देसी किस्म के बीज को लगाते हैं उसको बीजामृत से उपचार करें। बीजामृत क्या होता है पहले मैं बता दूं। ये बीजामृत 5 किलो गोबर में जब हम
5 लीटर गौमूत्र को मिलाते हैं और 250 ग्राम चूना को उसमें डाल देते हैं जी। और ये मिलाने के बाद जो हमारा मिक्सर तैयार होता है इसमें 1 किलो मिट्टी को डालते हैं। उस मिट्टी को जिस खेत में वो बीज को लगाने वाले उस मिट्टी को डाल करके 20 लीटर पानी में इस घोल को बनाते हैं। ठीक है। और इस घोल का इस्तेमाल हम बीज उपचार करने के लिए करते हैं। और बीज उपचारित करके जब खेत में लगाते हैं तो बीज में किसी प्रकार के फफूंद जनित बीमारी का प्रकोप नहीं होता भविष्य में। ये हमारा पहला स्तंभ हो गया बीज उपचार का, बीजामृत को कहते हैं। दूसरा होता है मिट्टी की ताकत को बढ़ाना। तो मिट्टी की ताकत बढ़ाने का सबसे अच्छा देसी उपाय है कि देसी, इसको कहते हैं जीवामृत बनाना। जैसा नाम था जीव का अमृत, जो उसमें जीवाणु होते हैं उसके लिए अमृत का तैयार करना। इसको तैयार करने की बहुत ही सरल विधि है मैम। इसमें 10 किलो ताजा गोबर लेते हैं और गौमूत्र कितनी भी पुरानी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देसी गाय का गौमूत्र हो वो 10 लीटर लेते हैं। 2 किलो गुड़ की मात्रा, 2 किलो बेसन और उसमें 1 मुट्ठी मिट्टी कह सकते हैं, किसी पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी या बरगद के नीचे की मिट्टी हो जहाँ जीवाणु की संख्या ज्यादा होती है। अच्छा। उस मिट्टी को मिला करके उसको 180 लीटर पानी के घोल में मिलाते हैं। और घोल में मिला करके डेली सुबह शाम इसको क्या कह सकते हैं, सुई की दिशा में, जो क्लॉक की सुई की दिशा में घुमाते हैं। और ये 3 से 4 दिनों में ये हमारा घोल तैयार हो जाता है। गर्मी के दिनों में, जाड़े में ये 6 से 7 दिनों में ये घोल तैयार हो जाता है। इसको कहते हैं जीवामृत। इस जीवामृत की मात्रा जो 200 लीटर हमारी तैयार हुई वो 1 एकड़ के लिए काफी है। और 1 एकड़ में इसका छिड़काव करके किसान भाई आराम से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने 4 स्तंभों का जिक्र किया, जिसमें से 2 के बारे में विस्तार से बताया, जिसके जरिए प्राकृतिक खेती के दौरान जो मिट्टी है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जाता है। बाकी 2 और स्तंभों के बारे में भी जानेंगे। बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों के यहाँ पर हमें व्हाट्सएप के जरिए मिल रहे हैं, कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर दीपक पटेल जी ने सवाल भेजा है मध्य प्रदेश से, और इनका सवाल है कि मक्का में कीटों के लिए क्या करना है। जी डॉक्टर बाना, आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? जी किसी भी फसल में मैं बताना चाहूँगा कि कीटों का प्रकोप कम हो, इसके लिए, क्योंकि कोई भी फसल हम लगातार एक खेत में लगाते रहते हैं, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा, फसल चक्र आपको अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि उसी फसल के कीट, उनके लार्वा, उनके अंडे पिछली जो फसल है पिछले सीजन की, तो वो उसमें बढ़ते रहते हैं और निरंतर एक फसल एक खेत में लगाने से उनका प्रकोप काफी अधिक होता है। तो पहला है फसल चक्र। दूसरा ग्रीष्मकालीन जुताई, गर्मी के महीने में गहरी जुताई कर दें जब खेत खाली पड़े रहते हैं, ताकि जो कीटों के अंडे हैं, लार्वा हैं या वयस्क हैं जो छुपे रहते हैं वो मर जाएं। तीसरा, आप साफ सुथरी खेती करें। यदि संरक्षण खेती नहीं कर रहे हैं, जीरो टिलेज वाली खेती नहीं कर रहे हैं, तो पूर्व फसलों के जो अवशेष हैं उनमें कीड़े लार्वे छुपे रहते हैं, उनको आप हटा दें ताकि आपकी फसल में कीटों का प्रकोप नहीं हो। संरक्षण खेती दूसरी तरफ है, उसकी हम बाद में बात करेंगे, वो उसका अलग सिद्धांत है, उसमें पूर्व फसलों के अवशेष आपको रखने होते हैं। तीसरा, जो आजकल जो भी किस्में हैं, कीटों और रोगों के रोधी किस्में आ रही है, जिसमें आपके कीटों का प्रकोप वैसे होता ही कम है, चाहे वो मक्का की फसल हो या बाजरा या अन्य फसलें होती है। तो कीटों और रोगों से रोधी जो किस्में हैं उनका उपयोग करें, ताकि आपको जो कीटनाशी है उनका उपयोग कम से कम करना पड़े। चौथी चीज है, आपको बीज को उपचारित करके बुआई करें, ताकि कम से कम मात्रा में आपको रसायनों का उपयोग करें। यदि कीटों का आपको मक्का में समुचित प्रबंधन करना है तो कीटनाशी है, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है या क्लोरोपाइरीफास है, दीमक वाले क्षेत्रों में जो बारानी क्षेत्र है वहां पर, उससे बीज को 5 ग्राम बीज 5 ml प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करते हैं, तो कीटों का प्रकोप फसल में विशेषकर शुरुआती अवस्था में होता नहीं है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सफेद लट या अन्य जो कीट हैं उनकी समस्या होती है, जो कि जमीन में गहराई में छुपी रहती है, तो वहाँ पे फोरेट 10G 25 किलोग्राम 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व डाल दें, तो रोगों का प्रकोप ही कम होता है। खड़ी फसल में होने पे जो कीटनाशी है उनका छिड़काव करें, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है या अन्य कीटनाशी है, उनका छिड़काव करके। तो दीपक जी, विस्तार से जाना आपने कि बहुत सारे उपाय हैं जिससे मक्का की जो फसल है उसे आप कीटों से बचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। हरी सिंह जी कपूरथला पंजाब से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हरी सिंह जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी बताएं, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। डॉक्टर साहब जी, रागी, ज्वार और बाजरा, इन फसलों में छोटे तत्वों की कमी भी आती होगी और कीट पतंगों की समस्या भी होगी, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डाली जाए। जी
जो बाजरा, रागी और ज्वार का सबसे पहले आपने पूछा कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, छोटे पोषक तत्व हैं, उनकी कमी आती होगी। जी हाँ, बिल्कुल। किसी भी फसल में आपको 17 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो वायुमंडल से मिल जाता है, परंतु बाकी के पोषक तत्व या तो आपकी मिट्टी से या आप जो उर्वरक या खाद डालते हैं उससे फसल लेती है। तो निश्चित तौर से इन फसलों में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अलावा यदि आपके खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है तो वो जरूर डालने चाहिए, ताकि जो संतुलित पोषण हो फसल का, और आपकी न केवल फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी बल्कि जो फसल की गुणवत्ता है, जिसको जैव संवर्धन या बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं, कि जो दाने के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा है वो भी बढ़ेगी, फसल की उर्वरता भी बढ़ेगी। विशेषकर जो जिंक की कमी वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे पंजाब के बहुत सारे क्षेत्र हैं कपूरथला के आसपास जहाँ पे जस्ते की कमी है, तो 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर की दर से बुआई से पूर्व ही दे दें। यदि नहीं दिया है, फसल बुआई कर चुके हैं, बड़ी हो चुकी है, तो उस दशा में 0.05% का जिंक सल्फेट का घोल बनाकर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह से मैग्नीज या आयरन की कमी वाले क्षेत्र हैं, वहां पर भी जो पर्णीय छिड़काव है उसकी सहायता से सूक्ष्म पोषक तत्वों का नियंत्रण कर कमी सकते है हैं। उसे पूरी कर सकते हैं। जी हरि सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज की खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल लगातार हमारे दर्शक हमें भेज रहे हैं। आइए जल्दी से कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है झारखंड से राजेश मिस्त्री जी ने। ये कहते हैं कि इनके खेत में साल भर पानी रहता है, ऐसे में वो कौन सा मोटा अनाज उगा सकते हैं? जी डॉक्टर बाना, क्या सुझाव देंगे ऐसी स्थिति में? जैसे कि इन्होंने कहा साल भर ही पानी भरा रहता है, तो उसके लिए तो चावल ही सबसे उपयुक्त फसल है, क्योंकि जो पानी खड़ा रहता है उसके प्रति जो भी मोटे अनाज वाली फसलें हैं वो काफी संवेदनशील होती है, और अधिक समय तक पानी भरा रहे तो ये फसल नष्ट होने की संभावना रहती है। सामान्यतः बारानी क्षेत्रों में मोटे अनाज वाली फसलों की खेती करी जाती है। फिर भी यदि इनको मोटे अनाज वाली फसल लगानी ही है तो खेत में नालियां बना के और कुछ ऊंचे स्थान या मेड़ जो है जहां पे पानी नहीं भरता हो, सिर्फ वहीं ये इनकी खेती
कर सकते हैं। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल यहाँ पर जल्दी से शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है कुरुक्षेत्र से दिलबाग सिंह जी ने, ये जानना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण कहाँ से मिलेगी। जी डॉक्टर रंजन। बहुत अच्छा सवाल मैडम। प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण सभी कृषि विज्ञान केंद्र जो उनके जिले में उपस्थित हैं या देश के किसी कोने में जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से प्रशिक्षण ले सकते हैं, या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जहाँ हमारे साइंटिस्ट मौजूद है वहां पर प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण ले सकते हैं, प्राकृतिक खेती के ऊपर। मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र से हैं तो उनके बगल में ही ICAR के करनाल में कई सारे संस्थान हैं जो प्राकृतिक खेती पे काम करते हैं। IRI का भी एक क्षेत्रीय केंद्र है करनाल में, तो वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। दुलीचंद मीना जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। दुलीचंद जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार, बताएं। मैडम जी मुझे अभी मक्का में भी फल नहीं लगा, पत्थर लगे तो कीड़ा लग गया। अच्छा ठीक है, कौन सा कीट लगा है दुलीचंद जी? मक्का में कीड़े लगे, इसकी दवा बताइए, कीड़ा कैसे बंद होगी? जी क्योंकि इस समय काफ़ी कीट आते हैं लगातार, जो जैसे कि बारिश हो रही है तो उस दशा में जैसे कि आपने बताया कि जैसे नीमास्त्र है या इस तरह के जो आजकल कीटनाशी जैविक कीटनाशी है उनका भी उपयोग कर सकते हैं, या जो क्विनालफोस या इमिडाक्लोप्रिड है उसका उपयोग करते हुए भी कीटों को आप नियंत्रण कर सकते हैं। परंतु आपको देखना होगा कि किस तरह का कीड़ा है, चूसक कीड़ा है या आपके फाल आर्मीवर्म है, तो वो थोड़ा सा आप विस्तार से बताएंगे तभी जो एक विशेष जो कीटनाशी है वो हम बता सकते हैं। जी जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। और दुलीचंद जी आपसे हम यही गुजारिश करेंगे, जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ के वैज्ञानिकों से ज़रूर संपर्क करें, जो खुद आपके खेतों में आ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह के कीट लग रहे हैं और जो उचित उपाय है वो आपको बता सकते हैं। तो उम्मीद है सुझाव पर जरूर आप अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवालों को कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है गौरव शुक्ला जी ने रीवा मध्य प्रदेश से। इनका सवाल है कि कोदो की प्राकृतिक खेती में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो डॉक्टर रंजन बताएं कि कोदो की प्राकृतिक खेती कैसे की जाए। मैम सभी फसलों की प्राकृतिक खेती मैंने जो 4 स्तंभ बताए हैं जी, उन 4 स्तंभों का ध्यान रखना होगा। जी, बीजामृत से बीज का उपचार, जीवामृत से मिट्टी का उपचार और आच्छादन की माध्यम से आच्छादन मिट्टी को ढकना ताकि एक वातावरण पैदा हो सके, और वापसा के माध्यम से वायु और पानी का मात्रा को संतुलित बनाना। इस 4 स्तंभ की जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम प्राकृतिक खेती में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल, तो मैं चाहूंगी कि आच्छादन और वाष्पा के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। जी मैम, आच्छादन के बारे में कहा था। आच्छादन हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं। एक होता है मिट्टी से आच्छादन, यानी कि उस आसपास की मिट्टी की हल्की कुड़ाई कर दे जिससे हमारा वायु का संचार हो जाए और मिट्टी से वाष्प के उत्सर्जन की प्रक्रिया हमारी कम हो जाए। दूसरा होता है पुआल या सूखे भूसे से उसका आच्छादन करना। तीसरा आच्छादन का तरीका होता है हरी लाइव आच्छादन, यानी कि हरी पत्तेदार फसल से उसका आच्छादन करना। ये 3 विधि से आच्छादन करते हैं। तो आच्छादन करने से हमारे क्या फायदा होता है कि अंदर के जीवाणु की संख्या बढ़ती है और हमारे पौधे की उत्पादकता हमारी बढ़ती है। जी। इसके अलावा होता है वापसा। जी, बहुत ही कंसेप्ट इसको समझने का होता है। अक्सर किसान भाई हम लोग क्या करते हैं, खेत में हम लोग सिंचाई करते हैं। सिंचाई करनी नहीं है, नमी देनी है खेत को। नमी देने का मतलब ये होता है कि वायु और पानी की मात्रा बराबर रखनी है, यानी हल्की सिंचाई करनी है जिससे वायु का संचार प्रॉपर हो सके और पौधे का वृद्धि विकास हो सके। तो इन 4 स्तंभों का ध्यान रखेंगे तो किसी भी फसल की प्राकृतिक खेती किसान भाई कर सकते हैं। बिल्कुल, आइए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवाल जो व्हाट्सएप के जरिए मिल रहे हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। तरुण कुमिया जी ने सवाल भेजा है अजमेर राजस्थान से। इनका सवाल है कि क्या मोटे अनाज की खेती कर उसका प्रसंस्करण किया जा सकता है। जी डॉक्टर जी, आप बिल्कुल प्रसंस्करण कर सकते हैं। आजकल तो मोटे अनाज के प्रसंस्करण से हम निर्यात भी कर रहे हैं और कई नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो आप यदि खूब सारे किसान एक साथ जुड़कर FPO बना लेते हैं, उससे आप अपने क्षेत्र के जो भी और किसान हैं उनको भी फायदा मिलेगा, आपको भी फायदा मिलेगा और उसके सहायता से आप प्रसंस्करण की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। अजमेर में कृषि विज्ञान केंद्र है या जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर भी आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, या प्रसंस्करण पे ICAR के जो संस्थान है वहाँ पर भी आप
प्रशिक्षण प्राप्त करके और प्रसंस्करण, जैसे कि बाजरे के लड्डू हैं, बाजरे से आजकल तो चॉकलेट बनाई जाती है, कई तरह के विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जो कि कई दिनों तक खराब नहीं होते, उनकी काफ़ी अच्छी सेल्फ लाइफ होती है और उनको आप बाजार में बेच सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और निर्यात तक भी आप जा सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं, एफपीओ बना सकते हैं, बाकी किसानों को भी इसका आप लाभ दिलवा सकते हैं। जी तरुण जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे स्टार्टअप इस क्षेत्र में आप लगातार उभर रहे हैं, आप भी एक उद्यमी बन सकते हैं मोटे अनाज के प्रसंस्करण से जुड़कर। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर है हमारे साथ मिथिलेश जी मध्य प्रदेश से, उनका रुख करते हैं। जी मिथिलेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सवाल पूछना था कि हमने मक्का लगाई है, उसमें नीचे जड़ में दीमक लग रही है जी और प्रोग्रेस नहीं कर रही है जी, तो पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में बताइएगा। ठीक जी, आपके दो सवाल हो गए। एक तो जो दीमक लग रही है, चूंकि बारानी क्षेत्र है वहां पर दीमक की समस्या होती है, तो उसमें आप जो क्लोरोपाइरीफॉस दवा है उससे यदि बीज उपचार करके बुआई करते हैं तो वैसे भी दीमक का प्रकोप कम हो जाता है। चूंकि अब फसल लगा चुके हैं तो अभी भी आप उसमें क्लोरोपाइरीफॉस या इमेडा जो दवाई है वो डाल सकते हैं, मिट्टी में मिलाकर बिखेर सकते हैं। यदि नमी हो उस समय, यदि सिंचाई देते हैं तो सिंचाई के समय भी सिंचाई से पूर्व यदि मिट्टी में मिलाकर बिखेर देते हैं और ऊपर से सिंचाई दे देते हैं या बारिश हो जाती है तो इसका नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा सवाल था आपका पोषक तत्व प्रबंधन का, तो उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मिट्टी की जांच करा लें, आप सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएं और उसके आवश्यकता के अनुसार ही पोषक तत्व दें। यदि मिट्टी की जांच नहीं करा रखी है तो उस दशा में नाइट्रोजन की मात्रा 120 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर, जो कंपोजिट्स हैं उनके लिए 100 से 120 किलोग्राम, और जो हाइब्रिड लगा रखी है वो 150 किलो प्रति हेक्टर की तक नाइट्रोजन 3 भागों में विभाजित कर लें। पहला बुआई के समय, दूसरा जो घुटने तक ऊंचाई हो, और तीसरा फूल आने से पूर्व यदि आप दे देते हैं तो आपकी फसल को लगातार नाइट्रोजन मिलती रहती है। इसी तरह से 40 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और पोटास मिट्टी की सेहत के अनुसार और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टर की दर से यदि बुआई से पूर्व दे देते हैं तो आपके पोषक तत्वों की जो मक्का की फसल है उसमें मांग पूर्ण कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मिथिलेश जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर रंजन आपसे जानना चाहेंगे कि किसानों के मन में अक्सर ये सवाल होता है कि अगर वो रासायनिक खेती को छोड़ के प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं तो उसके उत्पादन में कमी आ सकती है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है, जो परंपरागत तौर पर जो रासायनिक खेती होती आ रही है उसकी तुलना में प्राकृतिक खेती में उत्पादन में क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर बहुत ही अच्छे से किसान भाई को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर प्राकृतिक खेती किसान भाई कर रहे हैं और रासायनिक खेती में बहुत ज़्यादा रसायन का इस्तेमाल वो पहले से करते आ रहे हैं और तुरंत वो प्राकृतिक खेती में शिफ्ट करते तो शुरुआती अवस्था में थोड़ी सी उत्पादन में कमी होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा हमारी बढ़ते जाती है और हमारा उत्पादन उससे ज़्यादा बढ़ जाता है रासायनिक खेती के बजाय। तो किसान भाई को मैं बताना चाहूँगा किसान भाई को बैलेंस रूप से धीरे धीरे करके रासायनिक पदार्थ की मात्रा को घटाएं और धीरे धीरे करके प्राकृतिक खेती के तकनीकों को अपनाए तो किसान भाई को किसी भी तरह का उत्पादन में कमी नहीं आएगी। और एक चीज किसान भाई यहाँ जरूर ध्यान रखेंगे कि प्राकृतिक खेती जब भी इस्तेमाल करें इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। अक्सर किसान भाई को जब हम लोग प्रशिक्षण देते हैं तो वो एक बार दे करके जीवामृत का छिड़काव करके छोड़ देते हैं। तो किसान भाई को मैं बताना चाहूंगा कि हर एक 21 दिन के अंतराल पर किसान भाई को जीवामृत का इस्तेमाल खेत में करना है ताकि खेत में जीवाणुओं की संख्या बढ़ती रहे और खेत में उपस्थित जीवाणु मिट्टी में जितने भी हमारे पोषक तत्व उसको पौधे को उपलब्ध करवा सके, तब उनको उत्पादकता में ह्रास होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर वादा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो मोटे अनाज है इनकी खेती के दौरान पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो सिंचाई की व्यवस्था है वो किस तरह से करनी चाहिए? जी, जो भी मोटे अनाज वाली फसलें हैं वो सूखा रोधी फसलें होती है, सामान्यतः बारानी क्षेत्रों में लगाई जाती है जहां पर या तो सिंचाई के साधन उपलब्ध होते ही नहीं है, होते भी हैं तो वो काफी सीमित होते हैं। तो ये परंतु ऐसा नहीं है कि ये नमी की कमी हो जाती है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। अगर बरसात में लगातार बड़ा अंतराल आ गया, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई तो फसल में नुकसान होता है। इसलिए जो मृदा नमी है उसमें कोई आवरण बना ले, पूर्व फसलों का आवरण बिछा कर रखें तो मृदा नमी का नुकसान होने से बचा सकते हैं। और आप बारानी क्षेत्रों में भी जो वर्षा की कमी से नुकसान होता है उससे बच सकते हैं। अगर आपके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो अंकुरण के समय
फूल आते समय और दाना बनते समय ध्यान रखें कि खेत में नमी की कमी नहीं हो, और इन विशेषकर फूल आने से पूर्व और जो दाना बनते समय यदि आपके पास सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो सिंचाई अवश्य कर दें, यदि बरसात नहीं हुई है और मृदा में नमी की कमी है तो। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखनी होती है जल निकास की, क्योंकि जल निकास, पानी भर जाता है खेत में, बरसात ज्यादा हो जाती है, भारी बारिश होती है तो उस दशा में तो उससे भी फसल को नुकसान होता है, कई प्रकार के कीट रोग हो जाते हैं, तो उसका जल निकास का समुचित प्रबंधन करें। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, कॉलर हमारे साथ जुड़ के उनका सवाल लेते हैं। रामलाल जी उदयपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। रामलाल जी स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। जी मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल ये है कि बाजरे की बुआई के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होनी चाहिए? बाजरे की बुआई के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? जी जी, आइए। बाजरे की बुआई वैसे कई तरह की मृदाओं में कर सकते हैं, बहुत ही हल्की से लेके मध्यम भारी तक जो मिट्टियां होती है वहां तक बाजरे की खेती करी जा सकती है। बलुई मिट्टी या बलुई जो दोमट मिट्टी है जिसका पीएच मान 7 के आसपास यानी कि उदासीन पीएच मान हो, परंतु थोड़ी बहुत लवणीय या जो क्षारीय मिट्टियां हैं वहां पर भी बाजरे की खेती सफलतापूर्वक होती है। तो ऐसा नहीं है, उदयपुर का जो क्षेत्र है वहां पर आराम से आसानी से बाजरे की खेती हो सकती है। बिल्कुल। तो रामलाल जी, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, इस जानकारी से आपको लाभ भी होगा। इसके साथ हेलो किसान कार्यक्रम में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में, जिसमें आज हम मोटे अनाज की खेती और साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में बातचीत कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल इस कार्यक्रम के दौरान आए हैं हमारे दर्शकों के। एक सवाल और भी है, इसे कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। विजय कुमार वर्मा जी ने सवाल भेजा है कोटा राजस्थान से। ये जानना चाहते हैं कि सावा की खेती कब और कैसे की जाती है। जी डॉक्टर बाना बताएं। जी, सावा की खेती जो बरसात का मौसम होता है, अभी वाला जो मौसम होता है उसी में की जाती है। और सावा भी पहाड़ी क्षेत्रों से लेके और जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर हो सकता है। विभिन्न प्रकार की वृद्ध प्रकार की मिट्टियों में हो सकता है, जिसमें से ये 6 से 8 तक पीएच मान और अच्छा जल निकास हो, वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। और इसमें बहुत अधिक पोषक तत्वों की और बहुत अधिक खाद और उर्वरक और दवाइयाँ देने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें आपकी मिट्टी की जांच के अनुसार 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और उतनी ही मात्रा में पोटास
उर्वरक हैं या जैविक तरीके से भी या प्राकृतिक तरीके से भी इसकी खेती की जा सकती है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रंजन, आपसे जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक खेती के कई फायदों के बारे में आपने बताया और साथ ही उत्पादन की स्थिति के बारे में भी बताया कि अगर सही तरीके से किया जाए तो उत्पादन में कमी नहीं आएगी, लेकिन इसके साथ ही किसानों के लिए एक मुख्य सवाल लागत का भी है। तो प्राकृतिक खेती में किस तरह की लागत आती है तुलनात्मक रूप से रासायनिक खेती के, ये जानना चाहेंगे आपसे। मैडम सच कहूँ तो प्राकृतिक खेती को में लागत कुछ नहीं आती है। इसको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी बोलते हैं। सुभाष पालेकर जी का जो कंसेप्ट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, यानी शून्य लागत हमारी प्राकृतिक खेती, क्योंकि इसमें हमारे घर का जो देसी गाय है उसके गौमूत्र और गोबर का इस्तेमाल करते हैं। घर में उस गुड़ का जो हमारे बेकार पड़ गए या जो एक्सपायरी डेट के गुड़ है उसका इस्तेमाल कर लीजिए। जी। बेसन जो कि हमारे खराब हो चुका है उस बेसन का इस्तेमाल कर लीजिए। यानी किसी चीज में आपको लागत लगाने की आवश्यकता जी बिल्कुल। तो बहुत ही कम लागत में प्राकृतिक खेती की जा सकती है। डॉक्टर रंजन, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और प्राकृतिक खेती के बारे में आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिससे मुझे उम्मीद है कि किसानों को जरूर लाभ होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर बाना, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मोटे अनाज की खेती किसान करते हैं उसमें कई किसान चारा के लिए भी ये फसलें उगाते हैं। तो ऐसे में जो चारा के लिए फसलें ली जाती है उनकी कटाई का समय हो रहा होगा, तो ऐसे में किसानों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? जी, चारा वाली जो फसलें हैं वो एक तो जो चारे की किस्में हैं वो दाने वाली किस्में न लगाएं। चारे के लिए जो किस्में हैं उन्हीं को उपयोग करें ताकि आपका जो चारे का उत्पादन अच्छा हो और जो स्वाद और गुणवत्ता भी पशुओं के लिए ज्यादा अच्छी हो। कटाई प्रबंधन की जहां तक बात है उसका बड़ा महत्व है। विशेषकर मल्टीकट जो किस्में हैं उसमें ये ध्यान रखना होगा कि जो कटाई है आप भू सतह से 7 से 8 सेंटीमीटर से ऊपर से करें ताकि जो आपकी पुनः वृद्धि है वो तेजी से हो और जो दूसरी कटाई में उपज घट जाती है वो उपज ना घटे। और विशेषकर जो मोटे अनाज वाली फसलें ज्वार, बाजरा, मक्का, मगचरी, ये फसलें आप लेते हैं तो इनमें जैसे ही पहली कटाई करते हैं तो उसके पश्चात 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया के द्वारा जरूर दे दे ताकि जो पुनः वृद्धि है वो ज़्यादा अच्छे से हो सके। और यदि बरसात कई दिनों से नहीं हो रही है तो एक हल्की सिंचाई भी कर दें। तो इस तरह से यदि सही तरीके से कटाई प्रबंधन करते हैं तो चारे की निरंतर उपलब्धता बनी रहती है। इसके अलावा कुछ बहुउद्देशीय किस्में हैं जैसे कि AVKB 2 है, AVKB 19 है, उनमें एक कटाई चारे के लिए भी ले सकते हैं और उनको दाने के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है। तो इस तरह से आप सही प्रबंधन करें तो आपको पशुओं को हरा चारा के साथ साथ सूखा चारा और जो दाना है, गुणवत्तापूर्ण दाना है, वो भी आपको इन मिलेट से या मोटे अनाज वाली फसलों से मिल सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर बाना, आपसे आखिर में जानना चाहेंगे कि जो मोटे अनाज की खेती है उसके दौरान किस तरह की चुनौती किसानों के सामने आ सकती है? मोटे अनाज वाली जो किस्में हैं उनमें किसी तरह की विशेष चुनौतियां नहीं आती है। ये वैसे कहा जाए कि इनको कम, गरीब की फसलें हैं, कम लागत में कम खाद और उर्वरक में उपयोग होता है, बीज भी कम काम में लिया जाता है। और जो चुनौतियों की बात करते हैं तो शुरुआती अवस्था में कई बार देखते हैं कि कुछ कीट और रोग होते हैं। यदि सही फसल चक्र अपनाएं और सही तरीके से और अंतःफसलीकरण और अन्य विधियां, उन्नत सस्य तकनीकियां अपनाएं तो विशेष कोई चुनौतियां नहीं होती। प्रसंस्करण की ट्रेनिंग लेके और स्टार्टअप्स लगा के और FPO के माध्यम से आप उद्यमी भी बन सकते हैं। और जो चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है, सरकार का भी काफी जोर है, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं जो प्रोत्साहित कर रही है मोटे अनाजों को। तो चुनौतियों को एक अच्छे से चुनौती लेके आप आगे बढ़ें तो ये एक वरदान के रूप में आपके साथ जुड़ सकती है। बिल्कुल। और चलते चलते इसकी ट्रेनिंग अगर लेना चाहे किसान तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? इसके लिए ट्रेनिंग के लिए ICAR के संस्थान और जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हैं, वो लगातार प्रयासरत हैं कि आपको मिलेट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले। प्रसंस्करण से संबंधित आप IARI में भी संपर्क कर सकते हैं या जो आपके राज्य के कृषि विश्वविद्यालय हैं, नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर संपर्क करें जिससे कि आपकी उद्यमशीलता में वृद्धि हो सके, आपको ट्रेनिंग मिले और आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर आरएस बाना, आपने बहुत अच्छी जानकारियां दी, हमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो विस्तार से जाना आज आपने मोटे अनाज की खेती और प्राकृतिक खेती के बारे में। हमें उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे और जरूर अगर अभी तक इनकी खेती से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ेंगे। इसी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषय के बारे में आपको बता दें। कल हेलो किसान कार्यक्रम में जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी वो है नए बागों का रोपण, साथ ही
बातचीत होगी कपास फसल प्रबंधन के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर ले, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से इनसे भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इनसे जुड़कर कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं और अपने सवाल भी आप हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बस टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करना है, जिससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे लेकर कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। प्यार, साजिश, ख्वाब परेशान करते हैं तुझे नींदों में, फरेब, दे के दस्तक हौले से जगा दूं तुझे। हत्या, उलझे रिश्तों की कहानी है फिल्म इंतहा। कौन था वो लड़का? कहाँ थे इतनी रात तक? It is my business। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे लगता है उसके चेहरे के पीछे बहुत कुछ है जो वो हमेशा सबसे छुपाता रहता है। विक्रम भट्ट निर्देशित सस्पेंस थ्रिलर फिल्म इंतहा में नजर आएंगे अश्मित पटेल, विद्या मालवड़े, नौहीद साइरूसी, पृथ्वी जुत्सी जैसे अदाकार। उस दिन तो बच गया, आज नहीं बचेगा। हमें अजनबियों से जान पहचान बढ़ाने का कोई शौक नहीं है। आपके प्यार की एक नजर चाहिए। 18 जुलाई को बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म इंतहा दोपहर 1 बजे डीडी नेशनल पर। आपका स्वागत है गांव घोड़ी की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में। ये बताइए, फसल के अवशेष को प्रबंध करते हैं आप? हाँ करते हैं, उसमें मतलब उसमें रोटर जोत के और सीधी बुवाई करते हैं सुपर सीडर से, उसमें उसका काम हो जाए। लगता है कि फसल के अवशेष को प्रबंध करने से लाभ मिलता है? हाँ, लाभ मिलता है। ये बताइए कि फसल के अवशेष को प्रबंध करना चाहिए या जलाना चाहिए? नहीं, जलाना नहीं चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। इसकी जानकारी कहाँ से हुई कि फसल के अवशेष को प्रबंध करना चाहिए? ये हमें समय समय पर जो है हमारे जो सरकारी अधिकारी गांव में आते रहते हैं, उसकी जो हमें जानकारी देते रहते हैं। कार्यक्रम चौपाल चर्चा फसल अवशेष प्रबंधन 18 जुलाई मंगलवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। हम हाजिर हैं कार्यक्रम में हम आपको ले चलेंगे जम्मू कश्मीर के किसानों के उन खेतों में जहां खिलते हैं केसर के फूल, जहां बिखरती हैं लवेंडर के फूलों की सुगंध, जहां लगाए जाते हैं जैतून के बाग, जहां पलती हैं दुर्लभ ट्राउट मछलियां और जहां बनते हैं पश्मीना शॉल। साथ ही भेड़ बकरी पालन से लेकर डेयरी फार्मिंग, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट के बगीचे और सब्जियों के लहलहाते खेत। जम्मू कश्मीर कृषि गतिविधियों की एक सुंदर तस्वीर है ये कार्यक्रम। हम हाजिर हैं। कार्यक्रम हम हाजिर हैं शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।